ओके, हम लोग कंटिन्यू करते। तो मैं बात कर रहा था सोशल वर्क की डेफिनेशन की, तो आई थिंक अब यू क्लियर हो गया डेफिनेशन। अब आप लोग नोट्स में पढ़ लेना, समझ में जल्दी आ जाएगा। यहाँ पर लिखा गया है कि सोशल वर्क की प्रैक्टिस बेस्ड प्रोफेशन है और एकेडमिक डिसिप्लिन है जो कि प्रमोट करता है सोशल चेंज, सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, सामाजिक एकजुटता, लोगों को एम्पावर करना और लिबरेट करना, लिबरेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम द पॉवर्टी, फ्रॉम द प्रॉब्लम्स वॉट एवर दे हैव, एंड द सोशल वर्क विच इज फोकस लीडिंग द प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस को इंश्योर करना, ह्यूमन राइट्स प्रमोट करना, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और साथ ही साथ डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना। ये आपके प्रिंसिपल होते हैं। मैन सेंटर जो समाज कार्य है, उसका जो मूल केंद्र है वो आपका इन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर ये जो कुछ चैरिटी या जो रिपोर्ट्स हैं सोसाइटी कब बनाई गई, फॉर्मेशन ईयर लिखा हुआ है, आपको बताना है। देखो, जैसे मान लीजिए चार ऑप्शन लिखे हैं ना, हो सकता है कि चार में से आपको नहीं पता हो चारों, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल टू नो एवरीथिंग, क्योंकि उसका समय काफी ब्रॉड है। सो एटलीस्ट उसमें से कुछ चीजें पता रहती हैं जो हम पढ़ते हैं, नोट्स में भी होते हैं, जैसे कि अब सीओ सोसाइटी है, ये तो पता होगा आपको। या कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया के अंदर जो सीडीपी प्रोग्राम स्टार्ट हुए थे, वो कब स्टार्ट हुए थे? वेरी इजी क्वेश्चन। इंडिया के अंदर जो सीडीपी प्रोग्राम स्टार्ट हुए थे 1952 के अंदर स्टार्ट हुए थे। ठीक है, इसका फोकस बेसिकली रूरल कम्युनिटी को लेकर के था। जी। तो डी आपका पेयर होगा थर्ड के साथ। तो डी थर्ड के साथ एक ही ऑप्शन में, देखो आप ऑप्शन में ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं, आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, ऑप्शंस देखेंगे, आपको आता क्या है उसमें से। अब जैसे मान लीजिए आपने पहला पढ़ा था सेक्टर रिपोर्ट, आपको नहीं पता क्या है और आपको लग रहा है डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अब एक बार मन बना लेते हैं हम लोग कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, तो उसको सॉल्व करने में बहुत वास्तव में डिफिकल्टी आती है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू रीड फुल क्वेश्चन, उसमें आगे क्या क्या लिखा है ऑप्शन बी में, सी में, डी में, और उसके जो ऑप्शन है उसमें क्या क्या हो सकता है, आंसर करेक्ट हो सकता है या आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ देखनी होती है। तो वंस यू look at this option number C, charity community development program in India, which is started in 1952 in India, especially in the rural area। तो आपका थर्ड के साथ पेयर हो जाएगा, तो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए चैरिटी हो गया, अब नेक्स्ट है चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी यूएसए। यूएसए के अंदर कब स्टार्ट हुआ? तो जो सीयूएस सोसाइटी थी यूएसए के अंदर, वो फैलो में न्यूयॉर्क 1877 में स्टार्ट हुई। सीएस सोसाइटी यूके के अंदर 1869 में पहले स्टार्ट हुए थे। ठीक है, इसको किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, फाउंडर कौन है? हम प्लीज गर्तिन गर्टिन बोल सकते हैं, जो भी सही प्रोनाउंस कर सकते हैं आप। और यूके में सीएस सोसाइटी जो चैरिटेबल सोसाइटी थी, जिसको हम बोलते हैं लंदन चैरिटेबल सोसाइटी, इसको स्टार्ट किया गया था ऑक्टाविया हिल। ठीक है, सैमुअल बर्नेट। ये सब नोट्स में रहेगा, आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं। ओके, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब क्वेश्चन जो बन सकते हैं एग्जाम में, ये क्वेश्चन ये बन सकता है, इसका भी आ सकता है, इसको किसके द्वारा फाउंड किया गया, क्या बनाया गया, इसके द्वारा फाउंड किया गया, इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया 18th क्वेश्चन डी। अब आपका ऑप्शन नंबर आया नेक्स्ट है स्टेट बोर्ड ऑफ चैरिटी। स्टेट बोर्ड बोर्ड ऑफ चैरिटी भी जो आपका 1863 में स्टार्ट हुआ, इसको पहले बोलते थे मैसेच्यूट्स बोर्ड ऑफ स्टेट ऑफ चैरिटी। इसका पहले का नाम है, याद रखना, मान लो इनके केस अगर आ गया एग्जाम में, पता रहना चाहिए। बाद में सिंपल इसको स्टेट बोर्ड ऑफ चैरिटी बोला गया, और इसको स्टार्ट किया गया था यूके के अंदर, सॉरी यूएसए के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर।
ठीक है ना, 1863 में। तो आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है सेक्टर रिपोर्ट। अब सेक्टर रिपोर्ट एक्चुअली ये डिटेल में क्या है इसमें पता नहीं, इसको मैंने खोजा लेकिन मुझे एग्जैक्ट नहीं पता चला कि ये सेक्टर रिपोर्ट किस चीज़ का है। सोशल वर्क को लेकर के एक लॉ बनाया गया था स्कॉटलैंड के अंदर, वो सोशल वर्क एक्ट, वो आपका 1968 में आया था। लेकिन आई थिंक दैट इज नॉट दैट पर्टिकुलर एक्ट, आई थिंक इसका और कुछ होगा। तो ये रिपोर्ट में अगर मुझे मिल जाएगी तो मैं आपको शेयर करूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, अभी आप इसको पेयर कर सकते हैं 1968 से। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। एवरीवन प्लीज टेक्स्ट कर सकते हैं चैट बॉक्स में, क्लियर है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन को पढ़िए। अब देखो क्वेश्चन इजी है लेकिन क्योंकि लेंथी क्वेश्चन लग रहा है, पेयर करना है, तो मे बी यू फाइंड डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट एक बार पढ़िए इसको। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि बेसिकली इसका जरूरत है नहीं। ये जो एथिक्स ऐड कर दिया ना, इसका जरूरत उतना खास है नहीं, कंफ्यूज करने के लिए है। पावर का मतलब क्या है, फ्लैक्सिस का मतलब क्या है, एडवोकेसी का मतलब क्या है, चेंज का मतलब क्या है, अगर आपको पता है इसका मतलब तो आंसर लगा पाएंगे। लेकिन स्टिल क्वेश्चन में दिया है तो रहने दो। मतलब ये टर्म है बेसिकली, पावर का मतलब क्या होता है, अगर यू नो द मीनिंग ऑफ पावर और द प्रैक्टिस और द एप्लीकेशन, देन यू इजीली फाइंड आउट द राइट ऑप्शन। इस साल के जो क्वेश्चन है आप देखेंगे थोड़ा सा लेंदी है, ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है ज़्यादा, लेकिन घुमा के पूछे गए हैं। सो मे बी यू फाइंड डिफिकल्ट इन स्टार्टिंग बिकॉज वी आर जस्ट स्टार्टिंग द कोर्स, बट लेटर पार्ट यू रियलाइज कि ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। रजर सी, रजर सी। सी, ओके, सी होगा, बिल्कुल सी हो सकता है, इजी क्वेश्चन है। देखिए पावर का मतलब क्या है, जैसे कि ऑप्शन नंबर सी में आप देखेंगे पावर, क्रिटिकली यूज पावर टू अचीव सोशल राइट्स एंड सोशल जस्टिस। क्योंकि एथिक्स की बात कर रहे हैं तो बोल सकते हैं कि सोशल जस्टिस को इंश्योर करना, सोशल राइट्स को अचीव करने के लिए जो पावर यूज करते हैं उसको हम एथिक्स ऑफ पावर कहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये सी जो फर्स्ट वाला हो थर्ड के साथ पे हो जाएगा। नाउ वी लुक एट द ऑप्शन, देन देयर इज अ वन ऑप्शन जहां पर केवल ये थर्ड के साथ पेयर है, बाकी में एक सेकंड के साथ पेयर है, फर्स्ट के साथ पेयर है, फोर्थ के साथ पेयर, तो यू कैन इजीली एलिमिनेट ऑप्शन। सो ऑलवेज ट्राई टू एलिमिनेट द ऑप्शन। ये हैबिट धीरे धीरे आप डेवलप करिए, बहुत ही इजी रहेगा आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना। नाउ इफ देयर इज नो नीड टू रीड द ऑल क्वेश्चन, यू कैन जस्ट स्किप, अदरवाइज जस्ट आपको पढ़ना है तो आप पूरा पढ़ सकते हैं, एग्जाम में आप स्किप कर सकते हैं, सो यू कैन सेव द टाइम आल्सो। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो है प्रैक्टिस टर्म यूज की गई है, आप आगे पढ़ेंगे सोशल एक्शन वाले चैप्टर के अंदर। ठीक है, प्रैक्टिस का मतलब होता है जैसे कि हम जो चीज़, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कुछ पढ़ रहे होते हैं, तो अगर आप उसका एप्लीकेशन आपको नहीं पता, एप्लीकेशन कैसे, जैसे मान लीजिए हमने कुछ पढ़ाई की, अगर हम उसका एप्लीकेशन नहीं कर पा रहे हैं, उसको हम कहीं ना कहीं यूज नहीं कर पा रहे, इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो पेडागोजी हमारी वो वेस्ट होती है, रट नहीं पाया। जैसे आगे आप पढ़ेंगे तो उसमें एक थिंकर है जिनका नाम है पोलो फियरी, वो बताते हैं कि जो पेडागोजी है करंट टाइम में सोसाइटी की, एजुकेशन की, वो इसी प्रकार की है कि हम उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते कहीं पर। तो दैट शुड बी बेस्ड ऑन द एक्शन रिफ्लेक्शन, कि हम पहले उसको देखें, समझें और उसको हम इम्प्लीमेंट करें, बदलाव करें, समाज के अंदर हमको बदलाव करना है, चेंज करना है। तो जो पेडागोजी होनी चाहिए वो क्रिटिकली होनी चाहिए, इस प्रकार की होनी चाहिए कि उसको हम यूज कर पाए कहीं ना कहीं पर। तो लोग, उन्होंने बात की एजुकेशन की, लोगों को बताना। ओके, कॉन्सेंट्रेशन का मॉडल दिया, उन्होंने बताया कि लोगों को कैसे अवेयर कर सकते हैं, कैसे पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। तो इस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए कि जिसका हम कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन कर पाए। दैट्स पूरी प्रैक्टिस का मतलब है कि वो रिफ्लेक्टिव होना चाहिए, उससे हम बदलाव कर पाए समाज के अंदर। अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उससे कुछ बदलाव आ पाएगा कि नहीं आएगा समाज के अंदर, उस चीज को फोकस करना होता है। सो दैट एंगेज इन द रिफ्लेक्टिव डिस्कोर्स एंड कंटिन्यूस लूप ऑफ एक्शन रिफ्लेक्शन एंड एक्शन थ्रू आउट द सोशल चेंज इफर्ट। ओके, जब हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, यूज करेंगे, उसको हम दिखाएंगे, दर्शाएंगे और बदलाव कर पाएंगे, उसको हम बोलते हैं प्रैक्टिस। एथिक्स चूंकि ऐड कर दिया है इन्होंने, तो आप देख सकते हैं प्रैक्टिस का मतलब होता है कि एक द एप्लीकेशन ऑफ एजुकेशन और समथिंग जिसको हम यूज करके बदलाव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं।
ठीक है, आगे जो पूरा कंसेप्ट है इनका, आप उसको पूरा पढ़ेंगे तो बाद में आपको क्लियर होगा, बट अब यहाँ पर थोड़ा आप जान लीजिए बस। नेक्स्ट है एडवोकेसी। एडवोकेसी का मतलब ही क्या होता है कि कहीं ना कहीं लोगों के अधिकार के लिए बात करना, उनके जो कॉज है, उनके जो केसेस हैं, उनके अधिकार है, उनको लेकर के जो है लेवरेज द प्रोफेशनल रिसोर्सेज। सो सी विल पेयर विद द फर्स्ट। एंड चेंज का मतलब बदलाव करना, चेंज करना। क्रिटिकली इफेक्ट लॉन्ग टर्म कॉन्टेक्चुअल एंड द मल्टी सिस्टमेटिक सस्टेनेबल एंड इंटीग्रेटिंग चेंज। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्लियर है? यस सर। ठीक है, बाकी लोग बोलते जाइए। राजश्री क्लियर, ओके। राजर्षि, देव, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। लेट मी चेक क्लास के अंदर और कौन है। के एस, आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। खुशबू, साजो, सुप्रीति, तपस्विनी, कनिका। ठीक है। ए आंसर सर। ठीक है, चैट बॉक्स में लिखते जाइए सब लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू महात्मा गांधी। आप बुक्स के नाम लिखे हैं। आपको बताना है कि महात्मा गांधी की जो बुक्स हैं उनके द्वारा जो लिखी गई है कौन कौन सी है। हिंद स्वराज्य, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, यंग इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पता ही होगा सबको कि ये जो है बुक लिखी गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, 1946 में इसको पब्लिश किया गया। 1944 में लिख गई थी लेकिन पब्लिश किया गया 1946 में। एलिमिनेशन ऑफ कास्ट ये जो है बी आर अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई। इनमें इसके लिए उन्होंने बताया कि हिंदू सोसाइटी के अंदर जो कास्टिज्म है उसका कितना बुरा इम्पैक्ट, हार्मफुल इफेक्ट होता है सोसाइटी पर, उसको लेकर के उनकी जो स्पीचेस थी तो उसका कंपाइलेशन काइंड ऑफ बोल सकते हैं। सेल्फ पब्लिश्ड है उनके द्वारा, इसको 1936 में पब्लिश किया गया। यंग इंडिया जो बुक है वो बेसिकली माना जाता है, मतलब माना क्या जाता है, ये जो यंग इंडिया बुक है ये लाला लाजपत राय के द्वारा ही लिखी गई थी 1916 के अंदर, लेकिन बाद में पॉपुलराइज किया गया महात्मा गांधी के द्वारा, क्योंकि इसमें बात की गई थी स्वराज की, कि जो स्वतंत्रता का जो डिमांड है इंडिया का, उसके बारे में महात्मा गांधी ने उसको और ज्यादा पॉपुलराइज कर दिया थ्रू दिस बुक यंग इंडिया। एम जी काम दी है तो इनका नाम आता है इसमें। माई एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रुथ ये इनका जीवनी है, ओके, जो ऑटोबायोग्राफी बोल सकते हैं। तो इनके द्वारा जो भी लिखा जाता था उस टाइम पे 1925 से लेकर 1929 के बीच में, जो कुछ इनके द्वारा इंस्टॉलमेंट में लिखा गया वीकली, जो उस समय पर पब्लिश होती थी, उसमें उसका पूरा कंपैरिजन का जो है बोल सकते हैं ऑटोबायोग्राफी है, इसको बोलते हैं माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ। तो जन्म से लेके 1921 तक का जो भी इनका जीवन में घटित हुआ वो सब इसमें बुक में आपको मिल जाएगा। माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ एक ऑटोबायोग्राफी मानी जाती है, ऑटोबायोग्राफी। ठीक है। और हिंद स्वराज तो इनके द्वारा इसको बोलते हैं इंडियन होम रूल, ये बोल सकते हैं। ठीक है, 1909 में इसको लिखा गया। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, पहला वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब देखो इसमें अगर आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आपको नहीं पता सबके बारे में, आपको पता है कि पहला वाला महात्मा गांधी के लिए लिखा गया, दूसरा तो ऑटोबायोग्राफी है तो पता ही होगा। अब ये भी किसमें, किस ऑप्शन के अंदर है, इसमें नहीं है, हटा दीजिए, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, एक ही ऑप्शन है। ऐसे आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? ये सब जो पॉइंट जो मैं यहाँ पे बोलता जाता हूँ वो आपको लिखते जाना है ना। आप केवल क्लास में बैठेंगे सुनेंगे तो अभी तो याद रहेगा, 2 हफ्ते तक याद रहेगा, लेकिन 4 5 6 महीने बाद शायद याद ना रहे। और हम लोग दोबारा जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व ना कर पाए। सो इट इज बेटर जस्ट जो भी पॉइंट है उनको लिखते जाइए, बाद में हम रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर भी कुछ बहुत ही बेसिक टर्म दिए गए हैं, सोशल सर्विस, सोशल वेलफेयर, सोशल वर्क, सोशल रिफॉर्म। ये क्वेश्चन हम लोग क्लास में डिस्कस किए हैं कई बार, जो लास्ट बैच होंगे उनको पता होगा। तो ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं रिपीटेड है, मैं आपको एक बार दोबारा बता दूंगा।
क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो, सर्विस, सोशल सर्विस का मतलब क्या होता है? देखिए, सर्विस सभी के लिए होती है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर सप्लाई है, बाकी की जो बेसिक कम्युनिटी होती है, पब्लिक को सरकार के द्वारा दी जाती है, स्टेट के द्वारा दी जाती है, वो सर्विस कहलाती है। तो सोशल सर्विस का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइज एक्टिविटी फॉर एनी मेंबर ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के किसी मेंबर के लिए बेसिक सर्विसेज होती है। सोशल वेलफेयर का मतलब, वेलफेयर मतलब होता है कि लोगों को फायदा पहुंचाना। मतलब किसको? जो कि वनरेबल है, जो कि वीकर सेक्शन है हमारी सोसाइटी का। सो सोशल वेलफेयर किया जाता है एक्टिविटी फॉर वीकर और दी वनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है। तो ये आपका थर्ड के साथ पेयर हो जाएगा, ये आपका फोर्थ के साथ पेयर हो जाएगा। तो थर्ड फोर्थ किस में है? फोर्थ थर्ड एक ही ऑप्शन है। ऐसे करके आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, ऐसे आंसर निकल आएगा। और आप देखेंगे बाद नेक्स्ट, सोशल रिफॉर्म का मतलब क्या होता है? बदलाव करना। बदलाव किस चीज में? समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है, जो इविल्स हैं, सामाजिक कुरीतियां हैं, सोशल प्रॉब्लम्स है, सोशल स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस करना है, तो वो आपका सोशल रिफॉर्म से आएगा। तो डी विल पेयर विद द सेकंड। तो अगर आपको ये ऑप्शन, जैसे मान लीजिए यहाँ पर नहीं पता आपको ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है, तो यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस ऑप्शन नंबर। ये डी पेयर होगा इस किसके साथ? सी, फर्स्ट सेकंड के साथ। ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पर एक ही ऑप्शन है जिसमें डी सेकंड के साथ पेयर है, बाकी में नहीं। तो बाकी के ऑप्शन आप एलिमिनेट कर पाए। तो कैसे भी करके आपको क्वेश्चन सही करना है ना? आपको पीएचडी नहीं करना है, नेट का एग्जाम है, ये चीज याद रखना हमेशा। मैं पहले लास्ट बैच में बोला था, अभी बोल रहा हूँ। आपका फोकस होना चाहिए जेआरएफ। आपको यहाँ पर जेआरएफ क्लियर करना है, ना कि पीएचडी करना है। ठीक है, तो आपको उतना पढ़ना है जितने में हमारा एग्जाम क्लियर हो, हमारा जेआरएफ। ऐसा नहीं किसी टॉपिक को लेकर के आप 5 घंटे 8 घंटे बैठे उसी को पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, उतना ज्यादा किसी भी टॉपिक से, किसी यूनिट से इतना इमोशनली कनेक्ट नहीं होना है। वो बार बार मैं रिपीट करूंगा बाद में भी। आपको सबको पढ़ना है, कुछ छोड़ना नहीं है। उतना ही पढ़ना जितना की जरूरत है हमारे एग्जाम के लिए, क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है हमारा, आपको लिखना नहीं है। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, तो आपको बस पढ़ते जाना है अच्छे से, ताकि वहां पर रिकॉल कर पाए आप। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, ये ऑप्शन में से ये ऑप्शन हो सकता है, आप एलिमेंट कर पाए। ओके, यही तरीका है सही तरीके से तैयारी करने का। ठीक है, और आसानी से जेआरएफ हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, बट बस आपको फॉलो करना है जितना मैं बताता जाऊँ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन है, इसमें कुछ लोग बोल रहे थे इसको क्लेम चैलेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। देखिए, इसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन इसको कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली हुआ क्या है कि इसमें ना, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव है। मतलब इसको लेकर के कोई भी आपको गूगल पे या कोई पर्टिकुलर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा जो कि डायरेक्टली इस क्वेश्चन की बात करता हो। तो क्लेम करना, मतलब चैलेंज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। जब तक आपके पास वैलिड और सब्सटेंशियल डॉक्यूमेंट ना हो, तो यू कांट चैलेंज क्वेश्चन। बट ये क्वेश्चन चैलेंज हो सकता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में आंसर दिया गया है, आंसर की के अंदर ए, ये वाला। लेकिन ये नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, हम लोग समझेंगे उसको। देखो, इसमें क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आपने पढ़ा होगा, लिखा है क्वेश्चन में कि ये जो स्टेटमेंट है, बेस्ट कैरेक्टरिस्टाइज द सोशल वर्कर रोल। सोशल वर्कर का जो रोल होता है पॉलिसी, इन रिलेशन टू द पॉलिसी, पॉलिसी को लेकर के जो सोशल वर्कर का रोल है, या पॉलिसी को लेकर के, तो क्या सही दर्शाता है? 4 स्टेटमेंट के अंदर 5 है। तो पहला लिखा है कि ओनली सोशल वर्कर्स वर्किंग विद द मैक्रो इश्यू नीड टू बी कंसर्न विद द पॉलिसी। ऐसे सोशल वर्कर जो कि मैक्रो लेवल के जो इश्यू होते हैं उनके साथ काम कर रहे हैं, तो उन्हीं लोगों को ध्यान रखना चाहिए पॉलिसी को लेकर के, या पॉलिसी से कंसर्न होना चाहिए। मतलब जो भी पॉलिसी बनी है, उस वो केवल वही सोशल वर्कर फोकस करेंगे जो कि उस पर काम कर रहे हैं, जो कि माइक्रो या जो मैक्रो एरिया होता है, वो उनको लेकर के काम करते हैं, तो वही कंसर्न करेंगे पॉलिसी को लेकर। ऐसा नहीं। ठीक है, यहाँ देखो लिखा है स्टेटमेंट ओनली। तो जो भी स्टेटमेंट, ओके, एक्सट्रीम होते हैं। एक्सट्रीम का मतलब हुआ कि लिखा है ओनली, ऑल लिखा हुआ है। ठीक है,
या 100%, या इस प्रकार का जो भी स्टेटमेंट बहुत एक्सट्रीम होता है वो जनरली 90% केसेस में गलत ही होता है। क्यों? क्योंकि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर है तो थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटी बनती है कि वो जो है और कुछ हो सकता है। ओनली का मतलब हुआ कि केवल सोशल वर्कर जो कि माइक्रो लेवल पे काम कर रहे होते हैं, डील कर रहे हैं। माइक्रो मतलब होता है बड़े स्केल पे, जैसे कि आप शिक्षा के लिए काम करना, हेल्थ को लेकर के कोई पॉलिसी है, आप जैसे बहुत सारे एनजीओ जो होते हैं वो काम करते हैं शिक्षा को लेकर, गांव क्षेत्र में या रूरल एरिया में एजुकेशन को लेकर काम करते हैं, ठीक है, हेल्थ को लेकर काम करते हैं। तो जहाँ पर बड़े स्केल की बात करते हैं वो आपको मैक्रो लेवल आता है। तो ऑफकोर्स पॉलिसी को लेकर के वो कंसर्न होती है, पॉलिसी जो सरकार की होती है उसको ध्यान में रखते हुए वो काम करते हैं, वर्क करते हैं। उसके रिगार्डिंग जो रिसोर्सेज होते हैं, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है तो गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव भी लेती है, प्रोग्राम स्टार्ट करती है। तो सोशल वर्कर का काम होता है, जो वेलफेयर एजेंसी उनका काम होता है कि गवर्नमेंट से जुड़ करके, बहुत सारे एनजीओ क्या होते हैं कि जो गवर्नमेंट के फंड होते हैं या जो उनका रिसोर्सेज होते हैं उनका यूज करते हैं, लोगों को हेल्प करती है, एज ए मीडिएटर की तरह काम करते हैं वेलफेयर एजेंसी या एनजीओ। ठीक है, तो ये तो बात ठीक है, लेकिन यहाँ लिखा है ओनली। तो जहाँ ओनली मतलब आपका ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा लिखा है ओनली सोशल वर्कर वर्किंग इन दी माइक्रो एरिया। छोटे लेवल पे काम करने वाले वर्कर जो है देर शुड बी कंसर्न विद द पॉलिसी। छोटे मतलब जैसे इंडिविजुअल काउंसलिंग हुआ या फैमिली इशू है, उनको लेकर के। तो ये क्या सही होगा? जैसे उसमें लिखा है कि नीड टू कंसर्न विद पॉलिसी। नहीं, ये बात ठीक है, लेकिन ओनली गलत है ना। तो फिर ये मैक्रो वाले एक्सक्लूड हो जाएंगे। अगर यहाँ पर लिख दिया ओनली, यहाँ पर ओनली लिखा है मतलब जो माइक्रो वाले हैं वो एक्सक्लूड हो रहे हैं। माइक्रो को मतलब है, जैसे मान लीजिए मैं बात करूँ फैमिली काउंसलिंग देना, तो फैमिली काउंसलिंग तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होती है, बहुत सारी पॉलिसी होती है, जैसे चाइल्ड वेलफेयर पॉलिसी है या डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर के गवर्नमेंट की पॉलिसी प्रोग्राम है, या मेंटल हेल्थ को लेकर के पॉलिसी प्रोग्राम है, तो उनको हमको ध्यान रखना होता है ना। तो कहीं ना कहीं हम उस पर कंसर्न करते हैं। तो ओनली वाला स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा दोबारा। तो जहाँ जहाँ ए और बी है उसको हटा दीजिए। ये गया, ये वाला ऑप्शन गया, ये वाला ऑप्शन गया। समझ में आ रहा है? और अभी हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी, डी और ई की। देखो इसमें लिखा है व्हेन सोशल वर्कर आर फैमिली काउंसलर्स देयर एवरीडे वर्क डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी पॉलिसी डिसीजन। तो ये गलत है। देखो जब भी फैमिली काउंसलिंग होती है तो मल्टी काउंसलिंग के अंदर बहुत सारे सेशन होते हैं। जैसे मान लीजिए 10 सेशन है, किसी फैमिली काउंसलिंग को देना है 10 सेशन। 10 सेशन में ऐसा नहीं है कि सोशल वर्कर हमेशा ही अपने हिसाब से सब कुछ करेगा। वो हमेशा पॉलिसी जो भी होती है उसको उसको देखते हुए ही वो हर काम करेगा। हर एक सेशन के अंदर जो भी डिस्कशन होगा, जो भी काउंसलिंग दी जाएगी फैमिली काउंसलिंग में, वो सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए करेगा। तो ये इसमें लिखा है, इसमें क्या लिखा है, एक मिनट, वैन सोशल वर्कर, हाँ। तो ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है एवरीडे वर्क डज नॉट रिफ्लेक्ट पॉलिसी डिसीजन। बिल्कुल रिफ्लेक्ट करता है कि बिना सोचे समझे, बिना पॉलिसी, जो पॉलिसी बनी हुई है या जो कुछ है उसको बिना ऐड किए हुए हम कोई भी काम नहीं करते हैं जैसे सोशल वर्कर। ठीक है, तो ये आपका सी भी गलत हो जाएगा। सी गलत हो गया, मतलब आपके पास दो ही ऑप्शन बचे हैं, डी और ई। ऑल सोशल ऑल सोशल वर्कर नीड टू मेक पॉलिसी पार्ट ऑफ देयर प्रैक्टिस वर्क। प्रैक्टिस वर्क का मतलब जब भी काम करते हैं किसी इंडिविजुअल के साथ या सोसाइटी के साथ, ग्रुप के साथ, या बहुत सारे लोग हैं उनके साथ, तो उनको ध्यान रखना चाहिए। देखो इसमें लिखा है कि पार्ट ऑफ देयर प्रैक्टिस वर्क, ये तो ठीक है, साथ साथ इनका काम ये भी होता है कि जो पॉलिसी बन रही होती है उसको सही से इंटरप्रेट करना, सही से इम्प्लीमेंट करना, एडवोकेसी करना, जो कि लोगों के हित के लिए हो। तो इसके अलावा और भी काम होते हैं सोशल वर्कर के। तो ये सही है। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू मेक द बेस्ट इम्पैक्ट सोशल वर्कर शुड पार्टिसिपेट विद द गवर्नमेंट इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। पॉलिसी फॉर्मुलेशन में गवर्नमेंट के साथ पार्टिसिपेट करना, पार्टिसिपेशन के साथ साथ एडवोकेसी भी करना होता है लोगों के बिहाफ से, उसको सही से इम्प्लीमेंट कराना, उसका सही इंटरप्रिटेशन करना, ये भी काम रहते हैं सोशल वर्कर के। ठीक है, तो ये दोनों सही हो जाएंगे। क्लियर है सभी को? Yes, sir. कोई भी ऑप्शन, कोई भी स्टेटमेंट इसमें आपको अगर कंफ्यूजन है तो दोबारा मैं रिपीट कर सकता हूँ, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो ये जो सर क्वेश्चन फर्स्ट है, ऑफ ऑल सर, हाँ ए के एलिमिनेट कर दिया तो आंसर आ जाएगा। हाँ, वो मैंने पहले बताया कि चूंकि मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं सब कुछ एक एक स्टूडेंट को बताऊंगा, लेकिन आपको क्या करना है, आपको पढ़ाना नहीं, आपको तो क्वेश्चन सॉल्व करना है, मार्क्स लाना है। तो आपको फोकस रहेगा कि हम ऑप्शन एलिमिनेट कैसे कर पाए। तो मैंने पहले बताया कि आप अगर ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हैं, जो कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट है दोनों, ओके, तो ये आपका ऑप्शन ए और बी
जहां जहां पर है आपको उसको हटा देना है कि ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। तीनों ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन बचा। ठीक है। क्लियर है? बताइए। सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, विच आर द फॉलोइंग अप्रोचेस इन सोशल वर्क फॉल अंडर द इमेंसिपेटरी सोशल वर्क? इमेंसिपेटरी सोशल वर्क क्या होता है पहले आपको पता होना चाहिए, देन यू कैन इजिली मार्क द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बताइए क्या हुआ। देखिए, इमेंसिपेशन से बना है आपका इमेंसिपेटरी सोशल वर्क। ऐसा सोशल प्रैक्टिस जिसको हम बोलते हैं इमेंसिपेटरी प्रैक्टिस, इसका मतलब होता है कि जहाँ पर सोशल वर्कर काम होता है कि जो पावरलेस है, जो वल्नरेबल है, जो गरीब है, या जिनके पास, जिनकी बार्गेनिंग पावर नहीं होती है, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ सोशल स्टेटस हो, चाहे वो गरीब हो, इकोनॉमिक पावर नहीं है, या पॉलिटिकल स्टेटस वो नहीं होता है, तो मतलब कुल मिला के जिनके पास पावर नहीं है, जो वल्नरेबल है, यहाँ पर सोशल वर्कर का काम होता है टू प्रोवाइड पीपल विद द पावर, उनको असिस्ट करना, उनको हेल्प करना। दोज आर फीलिंग ऑप्रेस्ड, दोज डोंट हैव द पावर। ओके, जैसे मान लीजिए वर्कर है, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाले वर्कर, उनके पास क्या ही बार्गेनिंग पावर है, तो वहाँ पर सोशल वर्कर काम करते हैं, या उनके अधिकारों के लिए लड़ते हैं, या जैसे महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बूढ़े लोग हैं। ठीक है। या जो जैसे कि फेमिनिस्टिक सोशल वर्क होता है। फेमिनिस्टिक सोशल वर्क का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर काम होता है सोशल वर्कर का कि किस प्रकार से सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी प्रमोट करना। ओके। डिमांड करना लीगल रिफॉर्म्स की। ओके, जिसमें बात की जाती है महिलाओं की, उनके अधिकारों की, या उनको बराबर अपॉर्चुनिटी मिले, चाहे वो वोटिंग में हो, एजुकेशन में हो, हेल्थ में हो, एम्प्लॉयमेंट में हो, उसको हम बोलते हैं फेमिनिस्टिक सोशल वर्क। तो जो एमेंसिपेटरी सोशल वर्क है, वो बेसिकली फोकस करता है कि गिव द पावर टू द पावरलेस, जिन पास पावर नहीं है, जिन पास बार्गेनिंग पावर नहीं है, उनको पावर देना। तो रेडिकल सोशल वर्क फोकस करता है हमारा किस पर, बताइए। व्हाट इज रेडिकल सोशल वर्क? जो मैंने अभी बात की थी, इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर हैं, ठीक है, उनके लिए सोशल वर्कर काम करते हैं, तो वो आपका रेडिकल का मतलब होता है काइंड ऑफ जो सिस्टम है उसमें बदलाव करना, या जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज करना, एंड लोगों की हेल्प करना, मदद करना, वो आपका रेडिकल सोशल वर्क में आता है। नेक्स्ट है एंटी ओप्रेसिव। एंटी ओप्रेसिव कई प्रकार का हो सकता है। ठीक है। समाज के अंदर जो भी ओप्रेस्ड क्लास है, जो भी ओप्रेस्ड फील कर रहे हैं, उसको कम मतलब उसको हटाने के लिए सोसाइटी के अंदर इसका काम होता है एंटी ओप्रेसिव सोशल वर्क। तो ये भी आपका इमेंसिपेटरी में आएगा, क्योंकि गिविंग द पावर टू पावरलेस या वल्नरेबल सेक्शन। तो रेडिकल सोशल वर्क हुआ, या एंटी ओप्रेसिव हुआ, या फेमिनिस्टिक सोशल वर्क हुआ, तीनों के तीनों आपके इमेंसिपेटरी में आएंगे। क्लियर है? अब हम बात करेंगे साइको, सॉरी हाँ, साइको एनालिटिकल अप्रोच और थेरेपेटिक अप्रोच। देखिए, साइको एनालिटिकल अप्रोच एक चार्ट के द्वारा दी गई है। ठीक है। तो ये तो इसमें नहीं आएगा, ये तो देखो, साइको एनालिटिकल अप्रोच का मतलब सिंपल ही है कि इनके द्वारा एक थेरेपेटिक अप्रोच यूज की है, कि साइकोलॉजी के उसके हिसाब से अगर हम देखें, तो जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है, उसका क्या रोल होता है, या बोल सकते हैं कि जो बचपन का अनुभव होता है, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस होता है, वो ये बताते हैं कि किसी पर्सन की जो पर्सनालिटी होती है ओवरऑल, वो डिपेंड करती है कि उसका बचपन का अनुभव कैसा है, उसका चाइल्डहुड एक्सपीरियंस कैसा है। तो अगर जन्म से लेकर 3 साल तक, फ्रॉम बर्थ टू 3 ईयर, ओवरऑल उसकी जैसी अपब्रिंगिंग होगी, जैसा सोशलाइजेशन होगा, जैसी उसी पर्सनालिटी फॉर्मेशन होगी, वही कहीं ना कहीं बाद में रिफ्लेक्ट करती है पर्सन के ओवरऑल पर्सनालिटी में, इन दी लेटर लाइफ, लाइक 40 ईयर, 50 ईयर। ओके, बाद में इसको क्रिटिसाइज किया गया इनके इस थ्योरी को, लेकिन उनका जो कंसेप्ट है जो साइकोलॉजिकल अप्रोच का, जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है। और नेक्स्ट है थेरापेटिक अप्रोच। तो वो भी अलग है, वो मेंटल हेल्थ बोल सकते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं यूज करते हैं इसको।
इंडिविजुअल्स के जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं या मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं, उनको ठीक करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका एंटी इमेंसिपेशन में नहीं आएगा। बाकी ये तीनों आएंगे, बी विल बी राइट आंसर। क्लियर है? बताइए। Emancipation means giving the power to the powerless or the vulnerable people of the society. It could be old people, women, children, और रिलीजियस एथनिक माइनॉरिटी भी हो सकती है। जैसे एथनिक सेंसिटिव सोशल वर्क पे फोकस करता है कि जो लोग भी समस्या से ग्रसित हैं, उनको प्रॉब्लम्स हैं, तो उसका जो रीजन हो सकता है दैट कुड बी एनी, मे बी दे आर दी माइनॉरिटी इन अ सोसाइटी, इसी वजह से वो सफर कर रहे हैं। तो सोशल वर्कर का जो नजरिया होता है, जो पर्सपेक्टिव होता है, उनको डिफरेंट तरीके से देखना होता है। एंटी ऑपरेसिव। देखिए, एंटी ऑपरेसिव का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि सोसाइटी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि सोसाइटी के एक बोल सकते हैं कि एक क्लास के द्वारा ओप्रेस्ड किए जाते हैं। जैसे कि लेबर है, लेबर क्लास है, वो भी कहीं ना कहीं ओप्रेस्ड होती है। सोसाइटी के अंदर पावर इम्बैलेंस होता है, कुछ लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता है, कुछ गरीब होते हैं, कुछ लोगों के पास पॉलिटिकल पावर ज़्यादा होती है, कुछ के पास नहीं होती है। सोसाइटी में सोशल स्टेटस सबका एक जैसा नहीं होता है। तो जो इनबैलेंस है सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करता है, उसको कैसे हम इक्वल कर बराबर कर सकते हैं, उसको कैसे हटा सकते हैं? जो इफेक्ट हो रहा है ऑपरेशन का सोसाइटी के अंदर, लोग उसकी वजह से सफर कर रहे हैं, तो उसको हम कैसे कम कर सकते हैं? उसको बोलते हैं एंटी ऑपरेसिव सोशल वर्क। कस्मिता, क्लियर? ठीक है, सभी को क्लियर है क्वेश्चन नंबर 11? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है। इसको आप, इसका फोटो निकाल लीजिए, आप कैसे स्नैप कर लीजिए इसको। आपको आंसर लगा के आना कल। कल मतलब जब भी क्लास होगा, मैं ग्रुप में आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, ये जो 12 क्वेश्चन है, ये एग्जाम में हमारे यूनिट 1 से आए हुए हैं। अब अच्छा, इसको देखेंगे हम लोग यूनिट 1 को। ये जो PYQ है, जैसे यूनिट 1 मैंने बताया था आपको कल पिछली लास्ट क्लास में, यूनिट 1 है या 2 है या 5 है, 9 है, 10 है, और यूनिट 8 है उसका फर्स्ट चैप्टर। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। जैसे मान लीजिए 12 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो 12 बहुत ज़्यादा होते हैं। ऑन एन एवरेज हर एक यूनिट का 10 का वेटेज होता है, क्योंकि 100 क्वेश्चन होते हैं, तो पर यूनिट 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको यूनिट 1 को अच्छे से पढ़ना है, मतलब पढ़ना सभी को है, क्योंकि हमारे पास समय काफ़ी है। लेकिन फोकस अच्छे से करना है, कोई भी चीज़ रटनी नहीं है। मतलब जो चीज़ याद करने की है उसको याद करेंगे, लेकिन जो चीज़ समझने की है उसको समझेंगे अच्छे से। चाहे आपको बार बार पूछना पड़े, पूछिए। और हाँ, जो भी आंसर है आप लोग लिख लीजिए, कल बताना मुझे। ठीक है, अब क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, इसमें आपको पता रहना चाहिए इन सबके बारे में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी, ये बेसिकली इजी क्वेश्चन है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, जो लोग फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको पता है कि इमेंसिपेशन का मतलब क्या होता है, इमेंसिपेटरी सोशल वर्क क्या है, तो आप इसका आंसर लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको हम लोग कई बार डिस्कस किए PYQ के अंदर, क्लास के अंदर। ठीक है, तो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। क्लास का टाइमिंग 8:30 होता है वैसे, अदरवाइज कभी कभी 9 हो जाता है, 9 PM या 8:30। ओके, इसी टाइम आप लोग मन बना के आइए कि क्लास या तो 9:30 पे होगा या 9 PM पे होगा, 8:30 पे होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। नहीं, एवरीडे देखिए, मैंने बताया था कि एक वीक के अंदर 4 सेशन होता है। ठीक है, या तो एक दिन में 2 सेशन हो जाएंगे, जैसे आज 2 सेशन हो गए, या फिर पर डे एक होगा, तो 4 क्लास होगी। तो 4 सेशन रहेंगे आपके वीक के अंदर। और अभी 4 रहेंगे, बाद में बढ़ जाते हैं, बाद में डेली होता है क्लास। तो एक एक वीक के अंदर 14 सेशन होते हैं। तो वो मैं अपने अकॉर्डिंग कराता जाऊंगा, जब मुझे समझ में आएगा कि कब ज़्यादा टाइम देना। जब जो मैंने टाइमलाइन दिया है उसके अनुसार आप पढ़िए, आपका सिलेबस और सब कुछ टाइमली हो जाएगा लास्ट लास्ट तक। ठीक है, 4 सेशन पर वीक, और हो सकता है कि 2 दिन में हम लोग कर लें 2-2 सेशन, या एक एक करके। वो मैं अकॉर्डिंग आपको ग्रुप के अंदर अपडेट कर दूंगा। ठीक है, क्लास का टाइमिंग आपका 8:30 रहता है या 9, क्योंकि मैं PhD कर रहा हूँ, तो कभी कभी मुझे जो है लैब में रहना पड़ता है, और देयर इज मैनी रीजन, तो कभी कभी लेट आता हूँ मैं, तो मे बी 9 PM और 8:30 ऐसा रहेगा। ठीक है,
तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखना है इस सब चीज़ का, जो बेसिक चीज़ें हैं, ताकि बार बार आपको पूछना ना पड़े। और जो भी क्वेश्चन वगैरह है, जो भी डाउट है, आप ग्रुप में पूछिए। आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे डायरेक्टली तो मैं भी रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सबके नंबर सेव नहीं है, और जो अननोन नंबर होते हैं तो समटाइम्स इट वेरी डिफिकल्ट टू रिप्लाई एवरीबॉडी ना। ग्रुप में रहेंगे तो मुझे पता रहेगा कि दीज आर द स्टूडेंट इन दिस ग्रुप, तो आई हैव टू रिप्लाई। ये क्वेश्चन इजी था, इतना डिफिकल्ट नहीं था। और ये क्वेश्चन थोड़ा समझ, इसमें क्या था बोल सकते हैं कि थोड़ा सा ट्रिकी था। समझना आना चाहिए, इसको पढ़ना आना चाहिए, इसे क्या पूछ रहा है, क्या मांग रहा है। जैसे यहाँ पर लिखा था मैक्रो इशू, यहाँ पर माइक्रो लिखा है। तो दोनों बातें जो कि जुड़ी होती है पॉलिसी से। ऐसा नहीं कि पॉलिसी माइक्रो लेवल पे काम नहीं करती। तो आपको अगर पता है तो आप इसको एलिमिनेट कर पाते हैं। थोड़ा सा मान लीजिए मॉडरेट, इजी नहीं है। ये क्वेश्चन इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार डिस्कस किया है। ओके, ये क्वेश्चन तो पता रहना चाहिए तभी लगा पाएंगे आंसर। तो इसको हम मॉडरेट में, टू डिफिकल्ट में डाल सकते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। अगर इसको आपको ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन देखिए, चेंज का मतलब पता है तो होना ही चाहिए। तो बहुत ही बेसिक इजी क्वेश्चन। ऑप्शन ऐसे हैं कि आप आसानी से लगा सकते हैं, जैसे डी सेकंड का था तो ऐसे लगा पाएंगे, या जो भी था। अब ये क्वेश्चन है इसका, देखिए इसमें दो तीन चीजें बहुत क्लियर रहनी चाहिए आपको। यूएसए के अंदर कब बना है ये पता रहना चाहिए, कई बार डिस्कस हुआ है क्लास में, क्या मतलब होगा आगे, नया बैच है तो। ये कम्युनिटी सीडीपी कब स्टार्ट हुआ है इंडिया के अंदर, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। मान लीजिए आपको नहीं पता स्टेट बोर्ड ऑफ चैरिटी या सेक्टर रिपोर्ट, अगर इनके बारे में नहीं पता फिर भी आप आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूरा का पूरा डेफिनेशन से आया है, जो कि मैंने बताया था 98% यहाँ से क्वेश्चन आता है डेफिनेशन से। सॉरी, कुछ बोल रहे हैं, प्लीज म्यूट कर लीजिए। सर सब इजी हाई ईयर में आ गई तो हमारे यंग ईयर में डिफिकल्ट, ऐसा नहीं होता है ना। अभी हम यूनिट 1 की बात कर रहे हैं, यूनिट बाकी की यूनिट में डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है ना। और ये क्वेश्चन इतने इजी नहीं है जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं, साथ में आपको लग रहा होगा, क्योंकि हम लोग अभी आराम से बैठे हैं, 2 घंटे ले रहे हैं 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अभी ये वही आपको ये 2 घंटे मिलते हैं 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सो दीज आर नॉट एज मच इजी एज वी आर थिंकिंग, बट एटलीस्ट बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है। प्लीज म्यूट कर लीजिए, कौन है। एक क्लास में इस चीज़ को ध्यान रखना है थोड़ा सा, आप लोगों को म्यूट करके रखना है अगर आप बोलेंगे नहीं या कुछ आपको पूछना नहीं है तो। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ये तो कोई भी लगा सकता है आंसर। ओके, और ये क्वेश्चन भी ठीक है, मॉडरेट में बोल सकते हैं। कौन है बारी में ए भैया, प्लीज वीडियो बंद करिए, मैंने बोला हुआ है क्लास में कि वीडियो ऑफ करके रखना है सबको। ये कुछ चीज़ें आप याद रखिए प्लीज, क्लास में मुझे दोबारा ना बोलना पड़े। आप लोग मास्टर्स के स्टूडेंट है, बहुत सारे लोग मास्टर्स भी कर चुके होंगे, है ना। ये क्वेश्चन इजी है, आपको पता होता है ये होगा नहीं, बाकी के ऑप्शन में है नहीं, तो ये आप हेलमेट कर पाएंगे, इजी क्वेश्चन था। ये मान लीजिए थोड़ा मॉडरेट है, थोड़ा डिफिकल्टी होगी सॉल्व करने में। तो वी कैन से लाइक इन यूनिट फ्रॉम द यूनिट 1 आउट ऑफ द 12 क्वेश्चन, like 8 to 9 question, 8 question are easy, और remaining question 1 2 question है difficult और moderate level। ओके, अभी आपको जो समझ में आ रहा है किस प्रकार का पैटर्न आ रहा है क्वेश्चन क्वेश्चन का, एवरीवन। बोलिए। सर एक क्वेश्चन का टू स्टेटमेंट है, इट्स वेरी कंफ्यूज्ड सर, बिकॉज एलिजिबिलिटी पूर लॉ के अंदर एबल्ड बॉडी के मेंशन किया यहाँ पर। स्टेटमेंट टू क्लियर। एबल्ड बॉडी एंड स्टडी पुअर, वो बॉडी पुअर एक ही बात है। एबल्ड का मतलब होता है जो लोग काम कर सकते हैं, यंग पर्सन, ठीक है, वो काम कर सकते हैं लेकिन करना नहीं चाहते। तो स्टडी बैगर का मतलब होता है वही जो काम से होते हैं, जो कि काम कर सकते हैं लेकिन फिर भी पैसा मांग करके, भीख मांग करके अपना काम पेट भरते हैं या काम नहीं करना चाहते हैं। तो वो दो कैटेगरी जो है इसके अंदर नहीं, वो एक ही कैटेगरी है। ठीक है, इसका थ्योरी आप जब उसमें पढ़ेंगे नोट्स के अंदर तो आपको उसमें क्लियर लिखा हुआ है, एबल्ड बॉडी एंड स्टडी बैगर। स्टडी पुअर, उसमें स्टडी बैगर का डायरेक्ट लिखा हुआ है टर्म।